एक विद्यालय होता है, उस विद्यालय से एक अजीब सी स्मेल, एक महक आ रही होती है जिसे बदबू भी कहा जा सकता है। बदबू आती रहती है तो जो अध्यापक होते हैं वो सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो नहाकर नहीं आए हैं या साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये अजीब सी गंध आ रही है। बच्चों को डांटा जाता है, डपटा जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि कल की तारीख में तुम नहा कर नहीं आए तो मैं तुम्हें और भी बड़ी सज़ा दूंगा। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन वो गंध और आने लगती है। बच्चों को फिर से डांटा डपटा जाता है, लेकिन ये गंध फिर भी आ रही होती है। अब जो तीसरा दिन होता है तब तक बच्चों में इतना डर बैठ चुका था कि मास्टर जी कहते हैं कि नहाकर जाना है तो आज नहाकर ही जाना है। सब नहा धोकर कपड़े वपड़े धुलवाकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन ये गंध आज रोज़ की अपेक्षा और भी ज़्यादा आ रही थी। अब जो मास्टर जी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। गांव के प्रधान को फ़ोन किया जाता है कि प्रधान जी एक बार आइए, विद्यालय में पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिसके सड़ने की अजीब सी गंध आ रही है और मैंने बच्चों से चारों तरफ दिखवा लिया लेकिन कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। प्रधान जी आते हैं और एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। अब ढूंढते ढूंढते वो जो सफाई कर्मचारी होता है वो बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम के पास जाकर उसे लगता है कि जो ये बदबू है वो सेप्टिक टैंक के पास से आ रही है। जो सेप्टिक टैंक को खोला जाता है, खोलने के बाद उसमें से बदबू और तेज़ी से आने लगती है। सफाई कर्मचारी को उसके अंदर उतारा जाता है और वो जैसे ही उसे उतारते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और इतनी तेज़ तेज़ चीखता है कि आसपास के लोग डर कर जब देखने लगते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहता है कि साहब इसके अंदर किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई है। इतना सुनकर गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर लाश किसकी है। तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है, लाश को बाहर निकाला जाता है और लाश को बाहर निकालने के बाद बच्चे की यूनिफॉर्म देख करके उसकी शिनाख्त की जाती है। और जब पता चलता है कि इस बच्चे को आखिर किसने और क्यों मारा तो सोचकर लोगों की जो हैरानी थी वो अचंभे में आ गए कि आखिर एक मासूम बच्चे की बिना वजह, जिसमें उसकी गलती नहीं थी, उसे फंसाया गया था, उस वजह से उसकी जान ले ली गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है रायबरेली और रायबरेली का ही एक थाना लगता है लालगंज थाना। लालगंज थाना में 14 जुलाई 1999 की बात थी। एक जो व्यापारी होते हैं, एक पिता होते हैं, वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बच्चा रात के 9 बजने को आए थे लेकिन अब तक विद्यालय से घर नहीं पहुंचा था। माँ परेशान हो रही होती है, पिता परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। अब ढूंढा जाता है, दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, हर तरह से जितनी भी ढूंढ भाल वो कर सकते थे उतना करते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। आखिर परेशान होकर 2-2.5 घंटे बाद वो थाने जाते हैं, पास के लालगंज थाना। वहाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि साहब मेरा बेटा विद्यालय से अब तक घर नहीं आया। तो वो कहते हैं कि थोड़ा और रुको, थोड़ा समय बीतने दो, हो सकता है इधर उधर चला गया हो, थोड़े समय बाद जब नहीं आएगा तो हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। अब जो पिता है वो वापस आ जाते हैं। अब जो उनके किराएदार होते हैं और वो दोनों मिलकर उस बच्चे को रात भर इधर से उधर तलाश करते हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, पिता ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के कुछ और लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पूरी रात कहीं नहीं मिलता। आखिर सुबह में वो परेशान होकर वापस से थाने पहुँचते हैं। थाने जाकर कहा जाता है कि साहब हम अपने स्तर पर जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की, लेकिन हमारा बेटा हमें नहीं मिल रहा। आखिर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, बच्चे की एक फ़ोटो ली जाती है, तस्वीर ली जाती है और उसकी पूछताछ शुरू होती है कि आखिर बच्चा क्या करता था और कहाँ जाता था। तो वो बताते हैं कि मेरे बेटे का नाम विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी है, वो कक्षा 10वीं का छात्र है और लालगंज के एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र है। अब वहाँ जाकर के तफ्तीश शुरू होती है तो वो कहते हैं कि बच्चा 14 जुलाई को सुबह में स्कूल आया है।
स्कूल आने के बाद स्कूल की कक्षाएं अटेंड की हैं और छुट्टी के समय पर, निर्धारित समय पर स्कूल से चला भी गया है। यहाँ तक कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं और ये बात साबित हो जाती है कि बच्चा स्कूल से तो चला गया। अब बच्चे को कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब जो लोग हैं उनमें गुस्सा बढ़ने लगता है। दूसरे दिन लालगंज की जितनी भी दुकानें वो बंद कर दी जाती हैं। लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, धरना दे लेते हैं। मांग की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को ढूंढो। अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरा दिन भी बीत जाता है। आखिर तीसरे दिन तक वो धरना प्रदर्शन चलता रहता है। पुलिस आश्वासन दिलाती है कि आप 3 से 4 दिन का समय दो, हम कैसे भी करके आपके बच्चे को ढूंढ लेंगे। अब जो पिता हैं वो मान जाते हैं, धरना प्रदर्शन बंद कर दिया जाता है, वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी अचानक से जो उसके पिता होते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी, वो थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, मैंने आपसे एक बात छुपाई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरा बेटा गायब हुआ तभी मेरे घर पर एक कागज़ किसी ने पत्थर लपेटकर फेंका, जिसमें लिखा था कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और हमें 5 लाख की रकम चाहिए और इसके लिए तुम हमसे एक एसटीडी बूथ का पता देते हैं, वहाँ आकर बात करो। मैंने वहाँ जाकर जब बात की तो उन्होंने कहा, अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब धरना प्रदर्शन चल रहा था, लोग मेरे समर्थन में खड़े थे, मेरे साथ सहानुभूति दिखा रहे थे। मैं आपसे इस बारे में चर्चा भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरा डर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एसटीडी बूथ से उस नंबर को तलाश किया जाता है तो पता चलता है वो भी एक एसटीडी बूथ का ही नंबर था। यहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिलती। पुलिस परेशान हो जाती है। परेशान होकर आखिर में बच्चे के कमरे की तलाशी ली जाती है। बच्चे की जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी जाती हैं। जब उसका बैग खोला जाता है तो बैग के अंदर एक किताब निकलती है। जो किताब होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसमें कुछ अश्लील बातें लिखी हुई होती हैं, जो एक आम 10वीं का छात्र तो शायद ही नहीं पढ़ता होगा। जिसमें अश्लील बातों का जिक्र होता है, अश्लील चीज़ें लिखी होती हैं, अश्लील कहानियाँ लिखी होती हैं। पन्नों को पलटा जाता है तो पीछे लिखा होता है श्याम बुक डिपो। अब जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब, ये श्याम बुक डिपो तो यहीं पे बस स्टैंड के पास है और जाना माना बुक विक्रेता है। अब वो उसके पास जाते हैं और जाकर वो पुस्तक दिखाते हैं कि ये पुस्तक आपकी है। वो कहता है हाँ जी, ये पुस्तक मेरी है और ये मेरी ही दुकान का नाम लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि इस बच्चे को पहचानते हो? कहता है हाँ, ये बच्चा अक्सर मेरे पास यहाँ पर किताबें लेने आया करता था, इसका नाम पिंटू है। लेकिन जो पिछली बार आया तो इसके अंदर से एक लेटर मिला, जो लेटर कुछ अजीबोगरीब था। मुझे तो साहब को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा जब अगली बार वो आएगा तो मैं उससे ये लेटर दे दूंगा। तो पुलिस कहती है कि लाओ वो लेटर हमें दो। अब उस लेटर में लिखा होता है कि बेटा पिंकू, तुम्हारे अंकल को तुम पर शक हो गया है, अभी कुछ समय तक तुम ये किताब मत लाना और ये किताब अपने पास ही रख लेना। अब वो सोचते हैं कि आखिर ये अंकल कौन है और ये आंटी कौन है जिसे ये चिट्ठी लिखी गई। अब पता किया जाता है आसपास कि जो पिंटू था वो आखिर अंकल किसको बोला करता था। अब जब पता किया जाता है तो वो किसी को अंकल नहीं बोला करता था, बल्कि जो उसके किराएदार थे जिनका नाम था धर्मेंद्र, वो उन्हें ही अंकल कहकर बुलाया करता था। अब अंकल को पकड़ा जाता है। अब अंकल की राइटिंग मैच की जाती है, लेकिन वो राइटिंग मैच नहीं होती। अब उनकी पत्नी की, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि अंकल को शक हो गया, तो उनकी पत्नी के कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, कुछ डायरी होती हैं, उन्हें देखा जाता है, उसमें उनकी राइटिंग मैच कर जाती है। अब जो पत्नी होती है उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। अब वो पूछताछ में बताना शुरू करती हैं कि हाँ, ये सब सच है, मुझे ऐसी गंदी किताबें पढ़ने का शौक़ था और मैं ऐसी किताबें अक्सर पढ़ा करती थी, लेकिन मेरा बाज़ार से लेकर आना मुश्किल था। आखिर मैं क्या करती, एक दिन मैंने पिंटू को वहीं किताबें खरीदते हुए देखा, तो मैंने पिंटू से कहा कि तुम मुझे ये किताबें लाकर दे दिया करो। पिंटू मेरी बातें मानकर वो किताबें लाने लगा।
अक्सर मैं पिंटू के साथ बैठकर वो किताबें पढ़ने लगी और वो पिंटू को मैं उन किताबों के बारे में बताती। वो जब वो कहानियाँ सुन रहा होता था तो मैं उस कहानी को सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब उत्तेजित हो गई और मैंने उसे उकसाया और पहले मैंने उसका शारीरिक शोषण किया। अब पहली बार तो पिंटू को बुरा लगा, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसे समझा दिया कि ये एक आम चीज़ है, ये तो लड़के लड़की के बीच होता रहता है, इस चीज़ से तुम डरो नहीं। धीरे धीरे पिंटू को ये चीज़ें अच्छी लगने लगी और वो मेरे साथ ऐसे कभी कभी मिलता रहता था, किताबें लाता रहता था और हमारे बीच शारीरिक संबंध बनते रहते थे। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे पति को ये किताब मिल गई। मेरे पति ने जैसे ही ये किताब देखी वो मुझ पर गुस्सा करने लगे, भड़कने लगे, तो मैंने ये लेटर लिखकर पिंटू को दे दिया। उसके बाद ये जो पिंटू को मैंने ये लेटर लिखकर दे दिया, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता। कहानी वो यहीं ख़त्म कर देती है, लेकिन वो कहती है कि इस चीज़ की खबर धर्मेंद्र को लग गई थी। अब जब धर्मेंद्र को उठाया जाता है, धर्मेंद्र से पूछताछ की जाती है, तो धर्मेंद्र पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि साहब, मुझे मेरी पत्नी पर शक हो गया था, लेकिन मैं उस शक को आखिर साबित कैसे करता। इसी के लिए एक दिन मैंने बोला कि मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। मैं जब बाहर जाने का नाम लेकर के गया तो इसने पिंटू को घर पर बुला लिया। मैं घर निकला तो था बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं बाहर ना जाकर 1 से 1.5 घंटे में वापस आ गया और वापस आकर जब मैंने देखा तो मैंने पिंटू को और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और मैं गुस्से में अपने आप को संभाल नहीं पाया। मैं गुस्से में दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। पिंटू तो दौड़कर अपने घर चला गया, लेकिन मैंने मेरी पत्नी पर बहुत मारपीट की और गुस्सा किया। अब मामला यहाँ तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन अब मैंने सोच लिया था कि पिंटू को रास्ते से हटाना है। अब मैं इसके स्कूल के गेट पर खड़ा होकर इसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही पिंटू बाहर आया, मैंने पिंटू से कहा कि बेटा, मैं घर ही तो जा रहा हूँ, डरो नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं पिंटू को लेकर के साथ में चलने लगा, लेकिन घर ना जा कर के पहाड़ीपुर नामक एक जगह है, उस गांव में मैं उसको लेकर चला गया 24 जुलाई को। वहाँ पर एक नरेश श्रीवास्तव हैं, उनके घर में इनको लेकर के गया, जो मेरे मित्र हैं। मैंने उनसे पहले ही बातचीत कर रखी थी। दारू की बोतलें खोली जाती है, दारू पीते पीते उस बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ, डरो नहीं, दोस्ताना अंदाज में बताओ आखिर तुमने क्या किया। वो सारी बातें जैसे जैसे बता रहा होता है कि मैं ऐसे किताबें लाता था, मैं ऐसे करता था, आंटी मेरे साथ ऐसे करती थी, आंटी ने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे। वो सारी कहानी बता देता है और कहानी बताते बताते धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है और उसका गला दबा करके मार देता है। अब जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनमें से मौजूद होते हैं राधेश्याम, धर्मेंद्र, पंकज और नरेश श्रीवास्तव। ये चारों लोग मिलकर के उसे उठाते हैं और पहाड़ीपुर के वहीं के पास में एक स्कूल होता है, विद्यालय में एक सेप्टिक टैंक होता है, उस पर बहुत भारी सा ढक्कन लगा होता है, उसे सरकाते हैं और उसके अंदर पिंटू की लाश को पटक करके घर आ जाते हैं और उसके पिता के साथ उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस इस मामले को खोलती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है, सचेत करना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों का बैग चेक करें, बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें, यहाँ तक कि बच्चों के मोबाइल पर भी ध्यान दें कि वो क्या सर्च करते हैं, इंटरनेट पर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खगाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे किससे बात करते हैं, चैट किससे कर रहे हैं, मैसेज किससे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं गलत दिशा में भटक गए या किसी ने उन्हें गलत दिशा में भटका दिया है। यही एक जरिया है, शायद हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।